2026 एक ऐसी वॉर का साल बन सकता है जहां मिसाइल्स कम चलेंगी और इकोनॉमिक्स ज्यादा। अगर यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस वॉर में कुछ कंट्रीज सीक्रेटली प्रॉफिट कमा रही हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। एनर्जी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, करेंसी सब इंटरकनेक्टेड हैं। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग रूल फॉलो करती है। जब दो पावर्स लड़ती हैं, तीसरी पावर स्ट्रांग हो जाती है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है रशिया को, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं और ऑयल जितना महंगा होता है, रशिया उतना ज्यादा पैसा कमाता है। सिर्फ पिछले 12 दिन में हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से रशिया ने बिलियंस एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा साइलेंट प्लेयर है चाइना। चाइना ओपनली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, पर क्वाइटली वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, विच इज स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग। चाइना ने ह्यूज ऑयल रिजर्व्स बिल्ड किए हैं। इसका मतलब जब दुनिया एक्सपेंसिव ऑयल से स्ट्रगल करेगी, चाइना अपनी फैक्ट्रीज चलाता रहेगा। अब आते हैं इस वॉर के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर, विच इज पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s के बाद से दुनिया का ज्यादातर ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। इसका सिंपल मतलब है, अगर किसी कंट्री को ऑयल चाहिए तो उसे डॉलर की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से डॉलर की ग्लोबल डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन हर सिस्टम हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहता। रिसेंट ईयर्स में एक नया ट्रेंड क्वाइटली स्टार्ट हुआ है, डी डॉलराइजेशन। कुछ कंट्रीज अब ग्लोबल ट्रेड को डॉलर के बिना करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे रशिया और ईरान ग्रेजुअली ऑल्टरनेटिव करेंसीज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल युआन, लोकल करेंसीज, बायलैटरल ट्रेड सिस्टम्स। और अगर ऑयल ट्रेड डॉलर से बाहर शिफ्ट होने लगा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ करेंसीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है इनपुट आउटपुट लिंकेज। एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं होता, ये मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन है। ऑयल से बनता है केमिकल्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और जब एनर्जी सिस्टम चेंज होता है तो पूरी सप्लाई चेन डोमिनो इफेक्ट की तरह शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए ऑयल, करेंसीज और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होते हैं। अगर एनर्जी प्राइसेस सडनली स्पाइक हो गए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं रहता। केमिकल महंगा, प्लास्टिक महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी, कार्स महंगी। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट हर इंडस्ट्री में बढ़ने लगती है तो पूरी इकोनॉमी स्लो हो सकती है। वॉर सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, इन्वेस्टर्स को भी डरा देता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में इस सिचुएशन को कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। मनी रिस्की मार्केट से निकलकर सेफ एसेट्स में चला जाता है, जैसे गोल्ड, यूएस ट्रेजरीज, सेफ करेंसीज। अब आते हैं एक अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पर, दुबई मिडिल ईस्ट का एक मेजर फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक हब है। रीजनल टेंशन बढ़ने के बाद यूएई स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में आए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलर्ट मोड पर गए, टूरिज्म सेंटिमेंट वीक हुआ है और अब हार्मोज स्ट्रेट में डिसरप्शन हो चुका है, तो गल्फ के टैंकर रूट्स और ऑयल एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्टेड हैं। यानी वॉर का इम्पैक्ट बैटलफील्ड से बाहर निकलकर ग्लोबल बिजनेस हब्स तक पहुंच चुका है। अगर बात करें भारत की, तो इंडिया इस ग्लोबल इक्वेशन में एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन एनर्जी के केस में हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट भी है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपी प्रेशर में आता है, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो सकती है और इसी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 2% के आसपास तक पहुंच सकता है। अगर बात करें जापान की, तो जापान के पास लिमिटेड नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इसलिए जापान को ऑलमोस्ट सारी एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऑयल प्राइसेस स्पाइक होने पर जापानीज कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है।
ट्रेड बैलेंस प्रेशर में आ जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसलिए एनर्जी शॉक्स जापान के लिए इकोनॉमिक नाइटमेयर बन सकता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेविली एनर्जी डिपेंडेंट है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट अनस्टेबल हो गया है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, फैक्ट्री स्लो होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो सकती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए तो अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है, और क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम डॉलर पर डिपेंड करता है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन सकता है। सैंक्शंस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रेशर पहले से ही थे। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रूट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इम्पैक्ट हो सकती हैं। इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्रंट लाइन प्लेयर है। वॉर एनवायरनमेंट में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है, टूरिज्म इम्पैक्ट होगा और मार्केट्स वोलेटाइल हो सकती हैं। तो इस वॉर का सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल्स नहीं है, सबसे पावरफुल वेपन है एनर्जी। ऑयल और गैस मॉडर्न इकोनॉमी के बैकबोन है। जब एनर्जी सप्लाई अनस्टेबल होती है तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम शेक हो जाता है। स्टॉक मार्केट्स, करेंसीज, इन्फ्लेशन, ग्लोबल ट्रेड सब एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। हिस्ट्री में हर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रिशेप करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बना, कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हुई, और अब सवाल ये है, क्या यूएस ईरान टेंशन एक नया इकोनॉमिक एरा स्टार्ट करेगा या फिर ये सिर्फ एक और रीजनल क्राइसिस बनकर ही रह जाएगा? हो सकता है यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बैलेंस को परमानेंटली चेंज कर दे। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर डिसाइड करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, और इकोनॉमिक्स को इसी तरह सिंप्लीफाइड तरीके से सीखने के लिए माइंडफ्लेक्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए।